हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स फ्यूजन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो अपना टॉपिक चल रहा था। अपन फटाफट अपने जो कल पढ़ा था उसका रिकेप करते हैं और फिर अपन आगे अपना नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अपन ने पढ़ लिया था कि भाई परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। तीनों घटनाएं अलग अलग अपनी स्टडी कर ली थी। उसके बाद अपन ने स्टडी करी थी कि जो किसी भी किरण है उसमें वो अगर अभिलंबवत आपतित होती है ना, नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो क्या होता है उसमें आई की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 होती है। और उस केस में जब दर्पण पर किरण 90 डिग्री पर आपतित होती है, उस केस में मतलब दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस केस में वो अपने पथ को दोहराती है। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अपने को याद होनी चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए और कुछ याद हो ना। पथ को दोहराने का मतलब या उल्टे मुंह लौट जाने का मतलब या वापस उसी पद पे आने का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे वो किरण जो है वो दर्पण पे 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री के साथ इंसिडेंट हो रही है। क्लियर है मेरी बात। फिर अपन ने स्पर्श रेखी के बारे में बात करी थी, उसमें आई की वैल्यू 90 और आर की वैल्यू 90 होती है। ठीक है, चलो अपन ने यहाँ तक बातें कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने परावर्तन के बेसिक्स टाइप्स पढ़े थे। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नियम पढ़े थे। पहला नियम तल को बताता है, दूसरा नियम परावर्तन की स्थिति को बताता है। परावर्तन किरण है उसकी स्थिति को बताता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये तो 10th में काम आता है। अपने क्या काम आएगा, अपने काम आएगा कि कोई आपतित किरण है, दर्पण से जितने कोण पर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात दर्पण से उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित, मतलब समान कोण बनाएगी दर्पण के साथ। थीटा डिग्री पर आपतित तो थीटा डिग्री पर परावर्तित। क्लियर है मेरी बात। ओके, इसके बाद में हमने परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल किए थे और फिर हमने कहा था कि साहब आपतित किरण को घुमाने पर और दर्पण को घुमाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अपन ने सीधी सी बात करी थी, रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए कि आपतित किरण को आप जितना घुमाओगे परावर्तित किरण उतना ही घूमेगी, लेकिन विपरीत दिशा में घूमेगी। दर्पण को आप जितना घुमाओगे परावर्तित किरण उसका दुगुना घूमेगी। दर्पण के घूमने का डबल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसी दिशा में घूमेगी। बात समझ में आई, ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन ने एक बात और करी थी, विचलन के बारे में बात करी थी, है ना। विचलन के बारे में क्या बात की थी, अपन ने बात की थी कि अगर विचलन जो होता है, डायरेक्ट याद रखना है अपने को, कितना था, 180 - 2i था। याद है, बिल्कुल याद है, 180 - 2i था। पाई माइनस, जिसको मैंने कहा था, इसको क्या कहते हैं हम, पाई - 2i। क्लियर है मेरी बात। अब ये तो था जब एक बार कोई प्रकाश की किरण है, एक बार क्या हो, परावर्तित हो, एक बार परावर्तित हो, उस कंडीशन में विचलन था। ठीक है, अब अपन आज पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण दो दर्पण से परावर्तित हो, वो तो एक दर्पण से थी और एक ही बार था उसका परावर्तन, जब दो दर्पण से परावर्तित हो तो दो दर्पण के पश्चात वो परिणामी विचलन कितना है ना, तो कितना होगा, 2π - 2 थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 360 - 2 थीटा। कभी कभी ऐसे लिखते हैं, 2 कॉमन ले लो, पाई - थीटा, एक ही बात है। लिखने के तरीके हैं, अपने को याद ये रख लेना है, 2π - 2 थीटा। जब दो बार परावर्तित हो किरण तो उसका नेट या परिणामी विचलन अपन बाई ज्योमेट्री कर सकते हैं, बट लास्ट इन केस अपने को रिजल्ट ही ध्यान में रखना है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, अपन वो पूरी ज्योमेट्री लगा के ये वैल्यू निकाल सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है, क्यों अपना टाइम खराब करना, अपने को ये लर्न करना है। ठीक है, ये याद करनी है, 2π - 2 थीटा होता है। ठीक है, एक बार हो तो पाई - 2i। अच्छा, काम की बात देखिएगा यहाँ पे, काम की बात क्या है कि ये जब दो बार परावर्तित होने के पश्चात जो परिणामी विचलन आया है ना, ये परिणामी विचलन आपके आपतन कोण पर निर्भर नहीं कर रहा। देखो, आई आ रहा है कहीं पर भी, नहीं आ रहा ना, तो ये आपतन कोण पर क्या नहीं हो रहा, निर्भर नहीं कर रहा साहब, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कहीं पर भी आई नहीं आ रहा, 2π - 2 थीटा। हाँ, दर्पणों के बीच का जो एंगल है उस पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन आपतन कोण
आई पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान देना है, थोड़ा सा याद रखनी है बात। अच्छा, अब इस रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। परिणामी किरण का जो है, परावर्तित किरण का परिणामी विचलन अपने को निकालना है। ध्यान ये रखेंगे वापस से, क्या 60 डिग्री पर ये आपतित हो रही है, तो आपतन तो 60 पे और 30 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 90 डिग्री है दोनों के बीच का, तो परिणामी विचलन है होता कितना है, नेट कितना होता है, ये अपने को पता है कितना होता है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा का मान यहाँ पर कितना है, थीटा क्या होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर आपतन कोण नहीं है, ये है 2 दर्पणों के मध्य का कोण। ठीक है, तो दोनों दर्पणों के बीच का एंगल कितना है, दोनों समकोण पे हैं, 90 डिग्री है, 90 इसका 360, ये कितने 180, 360 में से 180 है तो 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हुआ कि जिधर से आ रही है वापस उसके समानांतर जाएगी। देखो ये देखो समानांतर दिख भी रही है ना, ये आ रही है किरण, फिर टकराई, फिर वापस, दोनों क्या हो रही है, दिशा विपरीत है, लेकिन पूरा का मतलब वापस लौट गई, लेकिन उसी पथ पे नहीं लौटी है, बस केवल समानांतर है, क्योंकि विचलन कितना है 180 है। लिख लो इसको आराम से, फिर अपना आगे चलते हैं। ठीक है, आप रोक के लिख लेना आराम से। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण द्वारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना बहुत काम की बात है कि हम हैं प्लेन मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट का मतलब है जो आपतित किरणें हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो तो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट, और जो आपकी परावर्तित किरणें हैं या अपवर्तित किरणें हैं उनका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाती हैं, उसको इमेज कहते हैं। परावर्तित किरणें अभी चलती है जब दर्पण पढ़ रहे हैं, जब अपन अपवर्तन पढ़ लेंगे, लेंस पढ़ लेंगे, तो वहां पर अपवर्तित किरणें आएगी, तो उन वहां पर अपवर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, इमेज होगी वहां पर। क्लियर है मेरी बात, वो आगे आएगी। ठीक है, तो आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु को ऑब्जेक्ट, और परावर्तित किरणों या अपवर्तित किरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, इनको इमेज कहते हैं। अब मेरी बात, इमेज निकालने के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा गांठ बांध दो मेरी बात, कसम खा लो कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट से इमेज बनानी हो, ऑब्जेक्ट से इमेज बनानी हो, दर्पण का केस हो, तो आप सबसे पहले प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर समतल दर्पण है, तो आप ऑब्जेक्ट से समतल दर्पण पर लंब डालिए साहब, अभिलंब डालिए। ये लो जी, ये अभिलंब डाल दिया अपन ने। जिस कलर, एक और, जिस कलर का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से उसी कलर की किरणें निकलती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, थ्योरेटिकल बात है वैसे। ठीक है, ये लंब डाल दिया हमने। अब मान लो ये जो किरणें हैं ये यहां से है और ये इधर रिफ्लेक्ट हुई है, ये किरण इधर निकली, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एक बात और, इमेज लंब डालने के बाद में क्या होगा, लंब डालने के पश्चात जितनी दूरी पर अभिलंबवत, ये दर्पण से अभिलंबवत दूरी पर, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है ना उतनी ही दूरी पर दर्पण से क्या होगा, इमेज। ये बिल्कुल लॉजिकली बात है साहब। प्लेन मिरर में क्या होता है, जितनी दूरी पर दर्पण से हम खड़े होते हैं हमको इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे आगे दिखाई देती है। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी यहाँ पर, बिल्कुल बिना मैथमेटिक्स की वाली कहानी है। तो यहाँ पर आपकी इमेज कहीं यहाँ की इमेज बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये किरणें इधर जा भले ही रही है, लेकिन जब अपन इसको ऑब्जेक्ट के पीछे से देखेंगे तो हमें ये इधर से आती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है इस इमेज से। और जहां पर दो परावर्तित या अपवर्तित किरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, वहीं पर क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, आपको ऑब्जेक्ट से मिरर पर अभिलंब डालना है। ऑब्जेक्ट से मिरर जितनी अभिलंबित दूरी पर होगा, आपकी इमेज उस मिरर से उतनी ही दूरी पर होगा। लाइन याद रखनी है कि जब भी समतल दर्पण से हमें इमेज निकालनी होगी, हमें सबसे पहले आंख बंद करके ये बात रटी हुई होनी चाहिए। न्यूमेरिकल आए कि समतल दर्पण से इमेज का, तो ये लाइन, ये कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है साहब, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए उस समय।
उस समय आपको रिजल्ट याद आना चाहिए कि सर ने बताया था कि जब भी मुझे समतल दर्पण से वो इमेज पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट से उस मिरर पे लंब डालना है, और जितना डिस्टेंस पे वो है उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर से वो इमेज बना दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट दर्पण से जितनी अभिलंबवत दूरी पर आगे होगा, दर्पण से जितना आगे होगा, इमेज दर्पण से उतनी ही अभिलंबवत दूरी पर पीछे बनेगी। बहुत काम की बात है, आपको याद करनी है इसी लैंग्वेज में। बहुत आराम से मैंने आराम की लैंग्वेज में लिखवाई है कि ऑब्जेक्ट दर्पण से जितनी अभिलंबवत दूरी आगे होगा, इमेज दर्पण से उतनी अभिलंबवत दूरी पीछे बनेगी। बहुत काम की बात है, ठीक है। लिख लो आप आराम से, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अपन ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है ना, ये अभिलंब डाला हमने, तो जितने डिस्टेंस पे ये है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी आपकी। ये कहने का मतलब ये था उस लाइन का। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, एक सवाल आता है यहाँ पे, क्या सर इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने होना जरूरी है? अगर मान लो, अगर आप सवाल निकल के आता है कि अगर मान लो ऐसा मिरर दे रखा है और मिरर दे रखा है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपका कहीं यहां पे रखा हुआ है, ये यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में क्या इमेज बनेगी? क्या मिरर इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है? तो देखिएगा, जरूरी नहीं कि इमेज बनने के लिए कि ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रखें हमेशा, ठीक है। बस कंडीशन इतनी सी सेटिस्फाई होनी चाहिए इमेज के लिए कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो किरणें हैं ना, कहीं न कहीं टकरा के आंखों में वापस पहुंच जानी चाहिए। हमारी आंखों में पहुंच जाएगी तो हमें इमेज मिल जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान में रखना और ये लिख लो, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही मिले आपको। बस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कुछ किरणें जो हैं वो दर्पण से टकरानी जरूरी है। अगर वो टकराएगी तो आपको रिफ्लेक्टेड किरणें हैं तो उसका एक फील्ड व्यू आएगा, अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको इमेज दिखेगी पक्का उस ऑब्जेक्ट की। बस कंडीशन इतनी है कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो किरणें हैं, यहां तक भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो भी टकरा देगी इससे निकलने वाली किरणें, इससे आगे रखोगे तो नहीं टकराएगी। ये बात समझ में आ रही है ना? हर ऑब्जेक्ट का एक फील्ड व्यू होता है, एक दृश्य चित्र होता है। अपन बात करेंगे अपन आगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो इमेज बनने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? कुछ किरणों का दर्पण से टकराना जरूरी है साहब। सामने ऑब्जेक्ट का दर्पण के सामने होना जरूरी नहीं है। वापस बोल रहा हूं मैं लाइन, ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने होना जरूरी नहीं है। बस ऑब्जेक्ट से कुछ जो किरणें हैं उन कुछ किरणों का दर्पण से टकराना जरूरी है, ठीक है। लिख लीजिएगा, हो गया? आगे चले। यहां पर देखो सेम टू सेम वही सेम चीजें आ गई वापस। इसमें अपने को इमेज है उसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है मूल बिंदु ओरिजिन पे, और आपके मिरर है, इसका ये वाला सिर्फ 4,2 कोऑर्डिनेट पे और इसका 4,3 कोऑर्डिनेट पे। सिंपल सी बात है। अब क्या करें साहब, तो सामने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वही काम, जब भी ऑब्जेक्ट से, मैं वापस लाइन बोल रहा हूं, जब भी ऑब्जेक्ट से इमेज बनानी हो, ऑब्जेक्ट से मिरर पर लंब डालिए, अभिलंब डालिए साहब, और वो ऑब्जेक्ट उस मिरर से जितनी अभिलंबित दूरी पे होगा, इमेज आपकी उससे उतनी आगे मिल जाएगी, आपको उतनी अभिलंबित दूरी आगे मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। यही कॉन्सेप्ट काम में लेना, ये लाइन याद होनी चाहिए आपको, रटी कोई दिक्कत नहीं, रटी हुई होनी चाहिए, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यही है अपना। मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो जैसे अपन एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, और ये ऑब्जेक्ट से इस पे क्या डालो, एक लंब डाला, तो ये लंब डालने के बाद जितनी दूरी पर ये है
उससे उतनी ही दूरी पर आपको क्या मिल जाएगी, इमेज आपको मिल जाएगी साहब। इमेज की कोऑर्डिनेट अपने को बताना है, ये 0,0 पे है, तो मुझे बताओ ये यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस कितनी है, 4,2 है ना। ये वाई एक्सिस पे अक्ष के निर्देशांक हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो ये 4,2 है, 4,3 है, तो ये भी कोई होगा, तो ये यहाँ पर 4,0 होगा, तो ये डिस्टेंस 4 है। तो अगर ये 4 है, अभी लंब डाल दिया आप तो काम ही खत्म है, ये भी 4 होगी। इसका मतलब है इसके निर्देशांक कितने आ गए, 8,0। कितने आ गए, 8,0। लिख लो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल हो गया, यही आंसर है अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो ये वाला, लिखिएगा यदि ऑब्जेक्ट के निर्देशांक -5,0 हो तो इमेज के अपने को कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं साहब। इस बार थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। टेढ़ा तो क्या है, मिरर को टेढ़ा कर दिया इसलिए टेढ़ा टेढ़ा। कॉन्सेप्ट अपने को वही काम लेना है साहब, भले टेढ़ा मिरर रखा हो, ऑब्जेक्ट टेढ़ा रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। कॉन्सेप्ट अपने आप नहीं बदलने वाला, बस उस कॉन्सेप्ट पे चलोगे आप, सवाल आराम से निकलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा काम वही करना है, अभी भी क्या काम करना है साहब, वही जो करते आई हैं। क्या, इमेज निकालनी है, इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सबसे पहले भाई साहब वही काम करना है। ऑब्जेक्ट से आप मिरर पर क्या डालो, लंब डालो। तो लंब यहाँ पे कहीं होगा तो मिरर को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मिरर को एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये आपने तो मैं चेंज कर दूं, कलर समझ में आए, ये यहाँ कहीं लंब डाला, तो ये इतनी ही आगे डिस्टेंस पे आपको क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी आपको अपनी, ये इमेज मिल जाएगी आपको। जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है। अपने की कहानी ये है कि ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी तो बराबर, ये कोण 90 है तो ये कोण भी कितना 90, ये 45 तो ये वाला भी कितना है 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितना है 45। अरे होगा कि नहीं होगा, 45 होगा ना। ये भी कितना 45 डिग्री। ये -5, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है -5। ये वाली दूरी कितनी है -5। अब देखो, एक त्रिभुज ये वाला ले लो, एक त्रिभुज ये वाला ले लो। दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, और ये कोण बराबर। इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुजों में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये अगर ये 5 डिस्टेंस है तो ये भी 5 डिस्टेंस होगी। अगर ये 5 डिस्टेंस है तो कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके, कोऑर्डिनेट कितने आएंगे इसके बताओ। अक्ष निर्देशांक तो कितना 0 और वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा -5। -5। ठीक है, लिख लो। फिर अपन आगे चलते हैं। 0,-5 आंसर आएगा इसका। भाई दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, ये और ये कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुजों की खास बात है उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये अगर ये तो बराबर होगी क्योंकि अभिलंब दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर क्या होगी, इमेज में मिलेगी। तो ये डिस्टेंस इक्वल है, ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर है, सारे कोण बराबर है इसके। तो ये अगर -5 होया तो ये भी -5 ही है डिस्टेंस, मतलब 5 है नीचे वाई एक्सिस में, इसलिए कोऑर्डिनेट मैंने -5 लिखा है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती वो ठीक है, लेकिन ये -5 डिस्टेंस, ये 5 डिस्टेंस है, ये तो 5 ही होगी। तो ये वाई एक्सिस में है तो नेगेटिव, भाई पता है ना अपने को, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात, आगे चलते हैं। देखिएगा, लिख लो आराम से आप। दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, तो हेडिंग लगा लो आप, हेडिंग लगा लो जी, फील्ड ऑफ व्यू।
देखिएगा, जिस भाग में परावर्तित किरणें पहुंच सकती है अर्थात जिस भाग में आंखें रखकर हम इमेज को देख सकते हैं उसे फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। बहुत काम की बात है, समझाऊंगा मैं, पहले लिख लो, आप इसको आराम से लिख लो। पहले लिख लिया? अब देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जब भी अपने को फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिरर की एक्सट्रीम पॉइंट के, जो मिरर के है दर्पण है उसके एक्सट्रीम पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं उन पर किरणों को टकराएंगे, एक तो ऊपर वाले एक नीचे वाले हिस्से पे, और उनसे किरणें परावर्तित करते हुए निकाल देंगे। सिंपल सी बात है, एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड लेंगे अपन मिरर की, ये ऊपर वाला बिंदु और ये टकरा के किरण गई, यहां पर ये वाला पॉइंट और ये टकरा के किरण गई इधर। तो ये जो एरिया आया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया साहब, ये वाला एरिया, इसको ही हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहते हैं हम? फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इस फील्ड ऑफ व्यू की खास बात क्या है? इस फील्ड ऑफ व्यू की खास बात है कि इसमें अगर आप रखोगे, कोई भी देखोगे इसमें, इस एरिया में से, आपने मान लो इस एरिया में यहां पर कोई, पहले मैं बना दूं, पहले इमेज बना देते हैं अपन, ये इमेज बन गई, जितना डिस्टेंस चाहिए उतनी डिस्टेंस चाहिए इस पे इमेज। अगर आपने इस वाले फील्ड ऑफ व्यू में, इसमें अगर आपने मान लो कि कोई, आपने यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो ना, तो आपको इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखेगी, है ना। आप यहाँ से देख रहे हो तो क्या होगा साहब, अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको दिखेगी नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर से देख रहे हो। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? जिस भाग में परावर्तित किरणें पहुंच सकती है अर्थात जिस भाग में आंखें रखकर हम इमेज को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। हम अपनी आंखें कहीं पर भी इसमें रखकर इमेज को आराम देख सकते हैं। अगर हम यहां से देखें तो यहां से, तो क्या हमें इमेज दिखेगी क्या? अब नहीं दिखेगी इमेज हमें। क्यों? क्योंकि अब हम इस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ, हाँ ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट अगर यहां से हम देखें, ऑब्जेक्ट हो सकता है दिख जाए, लेकिन इमेज नहीं दिखने वाली, इमेज नहीं दिखने वाली, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर आ गए जी। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है मेरी बात? क्या सर कहीं से भी देखो इमेज दिखेगी? बिल्कुल, फील्ड ऑफ व्यू में आप कहीं से भी देख लो आपको इमेज मिल जाएगी, उतने की उतनी, वैसी की वैसी। इंटेंसिटी चेंज होती है बस, केवल और केवल क्या चेंज होगी? इंटेंसिटी चेंज होगी। क्लियर है? बनाओ डायग्राम, लिखो। तो जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू पूछे तो आपको करना क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना होता, आपको मिरर की एक्सट्रीम पोजीशन पकड़नी होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, और दोनों से आपको फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना होता है, और कुछ नहीं है, बस इतना सा काम है। ठीक है, ओके। इस पे एग्जाम्पल अपन कल करेंगे, आराम से आप इसको ले लो, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।